हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर। मैं महेंद्र, आपका मैथ्स गुरु बच्चे लेके आया हूं मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज। और ये मॉक टेस्ट जो है बच्चों पार्ट वाइज पार्ट आएंगे। आज मॉक टेस्ट नंबर 2 है। नंबर 1 देखना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, पूरी प्लेलिस्ट आपको वहां मिल जाएगी। वहीं पे सारे के सारे मॉक टेस्ट आपके अपडेट होते रहेंगे बच्चों। मॉक टेस्ट के अंदर हम 10-10 क्वेश्चन का क्विज लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने, और ये पूरा का पूरा जो बेस्ड होगा वो एक्चुअल सीयूटी एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड होगा, यानी कि 2022 और 23 के जो पैटर्न आया है बच्चों, जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आधारित पर ये मॉक टेस्ट आपका होने वाला है। तो आपको करना क्या है, अगर आप इसको लाइव देख रहे हैं बच्चों तो आपको देखना है मेरे साथ साथ। मैं 10-10 सेकंड दूंगा आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको वो 10 सेकंड का टाइम लेना है, उस टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मेरे आंसर करने से पहले पहले आपको आंसर कर देना है। अब अगर आपका आंसर सही है तो बस आपको क्या लिखना है बच्चों, आपको अपना स्कोर कार्ड लिखना है ना। कैसे लिखोगे स्कोर कार्ड? जैसे आप लिखोगे 1 आउट ऑफ 10, ठीक है। जैसे पहला अगर सही जाता है तो 1 आउट ऑफ 10 लिखेंगे, नहीं जाता सही तो 0 आउट ऑफ 10 लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन पूछ लूंगा, सही गया तो भैया 2 आउट ऑफ 10 आपको मिल गया है ना। अगर मान लीजिए दूसरा वाला अब आपका सही गया, इसका पहला गलत गया दूसरा सही गया, तो अब इसको 1 मार्क्स मिला है 10 में से। तो ये इस तरीके से नंबर अपडेट होते जाएंगे हर क्वेश्चन के बाद, और आपको फाइनल स्कोर जो भी रहेगा, आप चाहो तो ये एक एक करके भी अपना स्कोर अपडेट कर सकते हो, या फाइनली आप अपना साइड में स्कोर लिख सकते हो कि हाँ मेरा पहला वाला सही गया, दूसरा वाला गलत गया, तीसरा वाला सही गया। ऐसे करके आपने देख लिया, जितने सही गए वो मार्क्स आपके जुड़ के मिल जाएंगे। तो आपके कितने में से कितने सही गए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि हर मॉक टेस्ट के बाद आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये चीजें आपको पता चलती रहेंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से आपको मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। मैं चाहता हूं कि यार आप ना अभी फिलहाल फोकस होके इसको देखो, और इसके बाद अपने दोस्तों को जरूर से इस मॉक टेस्ट को शेयर कर देना और देखिएगा कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देके रखा हुआ है, 10 सेकंड देता हूं मैं आपको, जरा इसको सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन समझा देता हूं। वक्र एक कर्व है आपके पास, y बराबर 3 cos x देके रखा हुआ है। बोल रहा है कि वक्र 3 cos x, x अक्ष तथा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका अटेम्प्ट कीजिए भाई। अगर ये वक्र y बराबर cos x होता, y बराबर cos x होता, तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपका y बराबर cos x है तो ये कुछ इस प्रकार से जाता, 0 से लेकर 2 पाई, है ना। ये आपका 0, ये आपका पाई बटा 2। यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये पाई बटा 2 है ना। इसके बाद यहां पर आ जाएगा बच्चों ये 3 पाई बटा 2, यहां पर पाई बनता है आपका, और ये बनता है 2 पाई। तो अगर मैं बात करता हूं 0 से लेकर 2 पाई तक का, तो यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल आता है। और आपको पता है कि इसकी जो ये 0 से लेकर 90 डिग्री तक की रहती है ना, पाई बाई 2 तक का जो एरिया रहता है, ये होता है 1 वर्ग इकाई। इसी तरह से ये 1 वर्ग इकाई, ये 1 वर्ग इकाई और ये 1 वर्ग इकाई, यानी कि y इज इक्वल टू cos x दिया होता तो 0 से लेकर 2 पाई तक मेरा उत्तर होता 4 वर्ग इकाई, है कि नहीं? यही होता कि नहीं मेरा उत्तर? लेकिन यहां पर बोला है कि y इज इक्वल टू cos x नहीं है, 3 cos x है। तो बस इसमें 3 का और गुणा कर दीजिए बच्चों, 12 वर्ग इकाई इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 पे हम इसको डायरेक्ट टिक कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं यार? अगर ट्रिक अच्छी लगी हो यार, ये चीजें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर लगा हो आपको, तो यार फटाफट से ना अंगारे लगा दो यार फटाफट से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। कितना प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। सीयूटी 2023 में ये पूछा गया है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मैं सारे के सारे कॉलम को प्लस कर लूं, यानी कि x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स करूं, तो प्लस का x माइनस का x गया, माइनस का z प्लस का z गया, y गया, ये आ गया 0। यानी कि यहां एक ऑपरेशन लगा दूं कि C1 बराबर, क्या ऑपरेशन लगाऊं बच्चों, कि C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि तीनों के तीनों कॉलम जो स्तंभ है इनको जोड़ दूं और C1 में रख दूं, तो यहां पर मेरे को ये भी 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, और यहां पर जो लिखा हुआ है वो वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। अब आपको एक बात, एक प्रॉपर्टी, एक गुणधर्म पता है आपको किसका, सारणिक का। वो क्या है कि अगर कोई भी कॉलम, एक कॉलम पूरा या एक रो पूरी, यानी एक स्तंभ पूरा या एक पंक्ति पूरी अगर 0 हो जाए, तो इस पूरे सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 या फिर 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 0। क्लियर है? क्या स्कोर रहा भाई, क्या रहा स्कोर? फटाफट से अपना स्कोर लिखेंगे सभी बच्चे। यस
बहुत बढ़िया। मॉक टेस्ट 2 चल रहा है बच्चों, मॉक टेस्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाया करेगा, आगे के मॉक टेस्ट भी वहीं पे अपडेट हो जाएंगे, है ना, प्लेलिस्ट के अंदर। इसके बाद बात करता हूं बच्चों, तो आपको प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करना है ना। पढ़ देता हूं प्रश्न क्या है। तो आव्यूह ए देके रखा हुआ है और ए इनवर्स ज्ञात करना है। इतना प्यारा क्वेश्चन बच्चों, मतलब आप देख के हिल जाओगे, सॉल्व करने में बिजी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन ऐसी टेक्निक बताऊंगा ना, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ना कि सीयूईटी में आए हुए क्वेश्चन को ऐसे हिला दे, मतलब ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, ऐसा बताने वाला हूं मैं आपको। तो मेरे ख्याल से आपने इसका सॉल्व कर लिया होगा और आंसर देना चालू कर दिया होगा, ठीक है। चलो अब मैं सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसे हम बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। क्या है ये? एक विकर्ण आव्यूह है। क्लियर है? ये क्या है बच्चों? एक विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह कैसा दिखता है, चलिए मैं आपको लिख के बताता हूं। ये है मेरा विकर्ण आव्यूह। मान लीजिए कि a बराबर क्या है मेरा, a11, ये 0 0 होते हैं, फिर ये 0, फिर a22 होता है बच्चों, ये 0 होता है, ये 0 0 और a33 होता है। यहां पर आपकी अगर इस तरह से वैल्यू कभी भी मिलती है तो इसे विकर्ण आव्यूह बोला जाता है या फिर डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको DAIG A11 A12, या फिर कॉमा भी नहीं लगा होगा, 22 और A23, है ना, A33 ऐसे भी लिखा जाता है। a बराबर ऐसे करके भी लिखता है, DAG का मतलब डायगोनल, है ना। और ये डायगोनल एलिमेंट ऐसे, अगर 2 लिखे हैं तो 2/2 का होगा, 2/2 का होगा, ऐसा जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा 2/2 का, 3/3 का है तो ऐसे लिखा होगा। क्लियर हो रही है बात की नहीं मेरी? 4/4 का होगा तो 4 पॉइंटर आ जाएंगे यहाँ पे, तो वो वैल्यूज लिखा होगा यहाँ पे 2 1 3 2 5 6 कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये एक तरीका है लिखने का। और डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो ये भी बड़ा सिंपल है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा बच्चों, यानी इसका प्रतिलोम निकालना है अगर आपको, तो ये हो जाता है 1/A11, 1/A22, 1/A33। यानी कि जो भी यहां पर लिखा हुआ है इसको उल्टा करके लिख दो, डायरेक्ट इनवर्स मिल जाएगा। अच्छी लगी टेक्निक? चलो अब आंसर निकालते हैं, है ना। अब जितने लोगों ने अपना आंसर गलत लिखा है ना, वो सही नहीं करेंगे। देखो ईमानदारी से खेलना आपको। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपल सा कि भैया 2 है तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, आप देख लो 2 का 1/2 कहाँ है, यहाँ है क्या? नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ये दोनों तो खत्म। फिर -1 का उल्टा करेंगे तो -1 ही आएगा। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 नहीं है, ये खत्म, ये आंसर हो गया। देखो 3 का उल्टा 1/3। तो डायरेक्ट लिखो आगे, मतलब मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने की भी जरूरत है, आपने डायरेक्ट टिक मार दिया, खत्म। कॉन्सेप्ट पता है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आ जाती। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। माना A कोटि 3 का वर्ग आव्यूह है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 का, n का मान 3 देके रखा हुआ है, इसका मतलब ऑर्डर 3 है। बोल रहा है आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट XA का किसके बराबर होगा। अब आप यहां पे एक बात समझो कि अगर मेरे पास XA है तो ये जब बाहर निकलेगा तो कोटि की घात लेके निकलेगा, कोटि की घात लेके निकलेगा, यानी कि पावर लेके निकलेगा ऑर्डर का। अब ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब कि इसका मान क्या हो जाएगा, x की घात 3 डिटर्मिनेंट A। देखिए कहां पर है ये, ऑप्शन नंबर 3। यार ये किसी ने गलत किया होगा, कोटाई हो जाएगी सबकी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, लप्पू से क्वेश्चन का झिंगुर सा आंसर। बच्चों वरदान बैच के बारे में बता दूंगा मैं आपको। वरदान बैच आप लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। सीयूईटी 2024 की जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब सीयूईटी 2024 की तैयारी क्यों करनी है, क्योंकि आप लोगों को चाहिए बच्चों आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, यानी अगर BHU या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, यानी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका एक जरिया है सीयूईटी का एग्जाम। और इसके लिए बच्चों अगर मैं बात करता हूं तो सभी इंग्लिश मीडियम बच्चे अवेयर हैं। आप हो सकता है हिंदी मीडियम के हो सकता है आप ड्रॉपर रह चुके हो सकता है आप अभी 12th क्लास में हो और आप इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो बच्चों अवेयर हो जाइए, सीयूईटी अभी सर्च कीजिए हमारे चैनल सीयूईटी हिंदी मीडियम पर, सारी जानकारी अवेलेबल है सीयूईटी के रिगार्डिंग। अगेन सीयूईटी आपके लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है, एक बीच की दहलीज होने वाली है जिससे आप अपने आगे लक्ष्य को पा सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि अपना ड्रीम कॉलेज। तो इसके लिए बच्चों तैयारी आपको जरूर से जरूर अभी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि साइंस डोमेन ने देखा आपने किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ये 12th के सिलेबस तो 12th का ही है, लेकिन 12th के सिलेबस से कुछ चुनिंदा पार्ट ही पूछता है ये, और इस तरह से पूछता है कि वो देखने से ही हो जाए आंसर या थोड़े से कैलकुलेशन से आंसर हो जाए,
लेकिन वो आपको समझ ही ना है कि करना क्या है, स्टार्ट कैसे करना है। तो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए आपको बेहतर तैयारी चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को बच्चों। इसका जो प्राइस है ना, डिस्काउंट के बाद नॉर्मली पड़ता है 3399 का। क्लियर है? ये पूरा साल भर का बैच है, 12 महीने की आपको इसके अंदर वैलिडिटी मिलने वाली है। 20 नवंबर से ये स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अगर आप इसके अंदर Y767 कोड लगाते हैं, ठीक है, परचेज के टाइम पे Y767 कोड लगाते हैं, तो आपको ये जो है ये पूरा घट के जो है ना बच्चों 2999 में मिलने वाला है। ठीक है, 2999 में मिलने वाला है पूरा का पूरा कोर्स बच्चों आपको। और ये स्पेशल ऑफर है, ये सिर्फ दिवाली तक वैलिड है, यानी कि 15 नवंबर तक ही आप इसको अवेल कर पाएंगे। इसके बाद आपको वापस से इसी प्राइस पे ही पॉइंट पे लेना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी कूपन कोड लगाते हैं। ठीक है, फिलहाल आपको Y767 पे फोकस करना है बच्चों। इसके बाद आपको और भी चीज़ें बताऊंगा मैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करते हैं। हालांकि अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट आ रहा है और अगर आप चाह रहे हैं कि सर आपसे कुछ वार्तालाप हो जाए इसके बारे में और, तो आप मुझे इस पर मेल भी कर सकते हो, mahendra.keshwani, ठीक है, @ada247.com। क्लियर है बच्चों? चलो, तो अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। इस प्रश्न का उत्तर जिसने भी सही किया है वो समझ लो कि घात और कोटि का बादशाह बन चुका है। बादशाह बन चुका है कि नहीं बन चुका, चलो देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। घात और कोटि का मतलब होता है बच्चों आर्डर, है ना, आर्डर। और घात का मतलब होता है डिग्री। क्या होता है बच्चे? डिग्री होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो घात ऑर्डर निकालने के लिए यानी कि कोटि निकालने के लिए देखते हैं कि कितनी बार डिफरेंशिएशन यानी अवकलन किया गया है। ठीक है, तो यहां देखोगे तो भाई 3 बार अवकलन किया गया है। ये कहलाता है तीसरी कोटि का अवकलज। जितनी कोटि का अवकलज होगा इस समीकरण के अंदर, जिसे अवकल समीकरण बोलते हैं, वही इस पूरे अवकल समीकरण की कोटि होगी। यानी कि इसकी जो कोटि होने वाली है बच्चों वो होने वाली है, वो इस अवकलज पे डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी। और इसकी कोटि बताएगी, इसकी 3 है। ठीक है, इसकी कोटि 3 है। तो अगर आप देखोगे तो भाई ये 2 कोटि, देखो पहले कोटि लिखा हुआ है बाद में घात, तो पहले कोटि देखना है बाद में घात, तो ये दोनों तो ऑप्शन गए। अब यहां पर 3-3 लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है भाई, इस अब घात क्या होती है, तो सबसे बड़े कोटि की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी कोटि की सबसे बड़ी घात। तो भाई सबसे बड़ी कोटि क्या है मेरे पास? सबसे बड़ी कोटि तो 3 है। और इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? इसकी सबसे बड़ी घात है 2। तो घात आ जाएगा 2, तो 3-2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर? समझ आ गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भैया यदि y² बराबर, अब यहां पे बच्चों एक फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला कैसा है कि अगर y² बराबर 4ax का एक कर्व है, यानी कि वक्र है मेरे पास, और ये बना हुआ है बच्चों इससे, और y इज इक्वल टू mx से, है ना, mx, y इज इक्वल टू mx, इन दोनों से घिरी हुई आकृति कैसी दिखती है? ये ऐसे दिखती है, देखो। क्लियर है? y इज इक्वल टू mx, इन दोनों से घिरी हुई आकृति कुछ ऐसी दिखती है। तो आपको ये इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है ये आप डायरेक्ट दे सकते हो बच्चों। ये जो क्षेत्रफल है, जैसे मैं एरिया बोलता हूं, a बराबर ये होता है बच्चों 8a² बटा 3m³ के बराबर। क्या? 8a² बटा 3m³। तो a कहां से मिलता है? यहां से, और m मिलता है यहां से। ठीक है, अब प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है? y² इज इक्वल टू 16x। तो इसको अगर मैं y² बराबर 4ax से कंपेयर करूं तो यहां से 4a का मान आ जाएगा 16 और a का मान आ जाएगा बच्चों 4। a का मान मुझे 4 मिल गया। फिर बोला जा रहा है इसे घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 2/3 वर्ग इकाई है, मतलब क्षेत्रफल देके रखा हुआ है 2/3, और हमसे पूछ रहा है कि m का मान बताओ, इसका मान पूछ रहा है। तो भाई देखो 2 चीजें देके रखा है, तीसरा हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बच्चे रखो ना यार। ठीक है, ये देखो, तो ये रखेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं बच्चों, ये सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हमें याद करनी है। इस तरीके से आप देखते से ही आंसर निकाल सकते हो। अगर ये पहले से पता होता तो आपको पूरा अवकलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डायरेक्ट आंसर निकालते। तो देखो 2/3 यहां लिख दिया, 8 गुणा a² यानी कि 16, ठीक है, 3m³, तो 3m³ ये लिख दिया मैंने, 3m³। अब देखो काटापीटी चालू, तो 3 से 3 खत्म, 2 से खत्म, ये 4 बार, 16 चौक 64, ये m³ इधर आ जाएगा, तो m³ बराबर हो जाएगा 64, तो m बराबर हो जाएगा 4, m बराबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमने, ऑप्शन नंबर डी हमने टिक मार दिया, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? क्लियर है? ये तोतंता अंतल क्लियर है? क्लियर हो गया?
तो ये बच्चों देखो मेरे पास अगला आ चुका है, ये वेक्टर ए दे के रखा हुआ है मेरे पास, देखो यहां लिख के देता हूं, वेक्टर ए दे के रखा हुआ है i प्लस 2j प्लस 3 के, और एक वेक्टर और है, एक और सदिश है बच्चों आपको दे के रखा हुआ है b बराबर i माइनस j प्लस 3 के। ये दो सदिश हैं और बोला जा रहा है कि इन दो सदिशों पर लंबवत इकाई लंबाई के सदिशों की संख्या बतानी है, यानी कि इकाई सदिश कितने बन पाएंगे। अब ध्यान से एक बात समझो कि अगर मेरे पास सिर्फ एक सदिश है a, मान लेते हैं ये मेरे पास एक सदिश a है, तो इस पे आप बच्चों अनंत 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 अनंत, इस पे परपेंडिकुलर अनंत आप जो हैं क्या खींच सकते हैं, अनंत लाइनें खींच सकते हैं, यानी कि अनंत परपेंडिकुलर यहां पर आप डाल सकते हैं। यस और नो, क्लियर है? आप इसके अंदर इस लाइन के ऊपर अनंत परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग डायमेंशन से अगर मैं बात करता हूं इसको, ये चक्री की तरह है बिल्कुल, जैसे कि ये चक्री है तो इसका पंख कैसे लगे होते हैं, परपेंडिकुलर लगे होते हैं ना, एकदम एकदम खड़े ऐसे। अगर ऐसे देखोगे तो ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चक्री देखी होगी ना, जैसे चक्री के जो पंखे होते हैं, तो उस तरीके से पूरी चक्री बना सकते हो। लेकिन यहां बोला जा रहा है ए और बी दोनों पे लंबवत आपको बताना है, तो उस केस में अनंत नहीं बना सकते हो आप। जैसे ये ए है और ये बी है, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, या फिर अगर मैं यहां पर इस तरीके से बनाऊं, ये ए और ये बी, ठीक है, ये देखो ये परपेंडिकुलर है ऐसे करके, ये बिल्कुल घर के कोने की तरह है। मान लो कि ये ऐसा लेटा हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसा ना करके वो मैंने ऐसे लिटा के रखा हुआ है इसको, समझ गया ना, ऐसे करके लिटा के रखा हुआ है, ऐसे लिटाया हुआ है मैंने, है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, कहाँ गया ये रहा, ठीक है, इसको बस मैंने ऐसे लिटाया हुआ है। अब इन दोनों पे परपेंडिकुलर ये ऊपर खड़ा रख दिया मैंने ये, तो इसके ऊपर बच्चों आप सिर्फ एक ही ये n के बना सकते हो, ठीक है, और ये जो इकाई सदिश है मेरा, एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है? ये दो ही आप यहां पर बना सकते हो जो इस पे परपेंडिकुलर होंगे दोनों पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ जाते हैं, y अक्ष और बिंदु 1 2 3 के बीच की दूरी। अब देखो अगर ये बिंदु है आपका, तो ये बिंदु जो होगा ये आपको x अक्ष पे क्या देगा। अगर मैं x अक्ष की बात करता हूं तो x अक्ष पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस बिंदु के, तो ये होगा 1, 0, 0। y अक्ष से क्या कोऑर्डिनेट होंगे बच्चों इसके, यानी कि निर्देशांक क्या होंगे, तो ये होंगे 0, 2, 0। और z अक्ष से क्या होंगे बच्चों इसके, तो ये हो जाएंगे 0, 0, 3। क्लियर है कि नहीं? अब आपको दूरी बतानी, तो दूरी कैसे निकलती है। अगर दो बिंदु हैं मेरे पास, मान लीजिए x1 y1 z1, ठीक है, और x2 y2 z2 है मेरे पास, मेरे ख्याल से आप इसका आंसर निकाल चुके हैं, ठीक है, और मेरे पास दूसरा बिंदु है x2 y2 और z2। क्लियर है? ये बिंदु हैं आपके पास। तो अगर दूरी निकालनी है आपको, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, दूरी क्या है, तो ये होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर मैं ये वाले केस की बात करता हूं बच्चों, तो मुझे किससे बतानी है, y अक्ष से बतानी है, यानी कि इससे और इसकी और इसकी दूरी बतानी है, ठीक है, इसकी और इसकी दूरी बतानी है। तो यहां से करूंगा तो 1 माइनस 0 करूंगा तो 1 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 1 प्लस 2 माइनस 2 करूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 माइनस 2 करूंगा तो 0, तो ये तो खत्म ही हो गया। 3 माइनस 0 करूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया, √10 आ जाएगा मेरे पास, खत्म। तो अब मैं बताने वाला हूं भैया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों कि जब भी y अक्ष से दूरी बोले तो y को भूल जाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में ले लो, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर z अक्ष से बोलता है तो z अक्ष को भूल जाओ, z अक्ष से बोलता है तो z अक्ष को छुपा दो, इसका अंडर रूट में स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 4 5, तो ये आ जाता z अक्ष से दूरी। अगर वो बोलता है कि नहीं भैया x अक्ष से बताओ, तो इन दोनों को छुपा दो, तो यहां आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4, 9 और 4 13, तो ये 13 वर्ग इकाई जो यहां पर दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में x अक्ष से दूरी है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। अब देखो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहला पढ़ते हैं, प्रत्येक व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम है। अरे व्युत्क्रमणीय है तो व्युत्क्रम तो होगा ही होगा ना, ये सही बात है, ये सही बात है। प्रत्येक विकर्ण आव्यूह एक सममित आव्यूह है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सममित आव्यूह का मतलब होता है कि अगर उसका ट्रांसपोज निकाल दो तो वापस से वही प्राप्त होता है। तो देख लेते हैं, अगर a11 0 0 0 a22 0 0 0 a33 ये एक विकर्ण आव्यूह है, ठीक है। अगर इसका आप क्या निकालते हो, ट्रांसपोज, मतलब कि इसको ऐसे में लिखो
तो आप देखोगे इसको ऐसे में लिखोगे तो ये आ जाएगा A1100, फिर इसको ऐसे में लिखो यानी कि 0A22 को ये ऐसे की जगह ऐसे लिखेंगे तो 0A22, फिर 00A33, तो ये लिख दिया 00A33। अगर आप देखोगे तो अभी भी ये विकर्ण आव्यूह के बराबर ही आ गया, मतलब हर सम्मित आव्यूह मतलब हर विकर्ण आव्यूह क्या होता है, सम्मित आव्यूह। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है प्रत्येक सम्मित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर A ट्रांसपोज A के बराबर आता है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों की कोटियां समान होंगी, ठीक है, और दोनों की कोटियां तभी समान हो सकती हैं जब वो एक वर्ग आव्यूह हो। तीनों सही है तो मतलब यही वाला गलत होगा, क्योंकि यही बच रहा तो यही हमारा आंसर होगा। वैसे पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह है। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। वर्ग आव्यूह का मतलब यह है कि भाई रो और कॉलम समान होना चाहिए, जैसे कि 2 3 4 5 ये एक वर्ग आव्यूह है, लेकिन ये विकर्ण आव्यूह नहीं है। विकर्ण आव्यूह के लिए 0 5 ऐसा अगर होता तो ये विकर्ण आव्यूह है, ये वर्ग आव्यूह है। तो प्रत्येक विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह तो होता है, लेकिन वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? विकर्ण आव्यूह हमेशा एक वर्ग आव्यूह होगा, लेकिन एक वर्ग आव्यूह हमेशा एक विकर्ण आव्यूह नहीं होगा। इस बात को आपको बच्चों ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका व्यापक हल बताना है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ना, इसका व्यापक हल बताना है बच्चों। तो व्यापक हल कैसे निकालेंगे, चलो देख लेते हैं। तो dy/dx है, इसको उठा के उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का रूट, और अलग अलग कर देते हैं इसको, 1 - y² बटे में √1 + x², है ना। अब x एक तरफ y एक तरफ, तो ये y इंटू में ही इधर आके डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से, है ना, बटे में आ जाएगा बराबर। ये माइनस का चिन्ह, ये dx ऊपर चला जाएगा और ये बटे में √ में यानी वर्गमूल के अंदर बच्चों 1 धन x²। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर दीजिए बच्चों दोनों तरफ, है ना। क्या कर दीजिए, समाकलन कर देंगे। जैसे ही समाकलन करेंगे, ये किसका फॉर्मूला होता है, 1 - x², ये होता है बच्चों साइन इनवर्स x का। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स, अच्छा साइन इनवर्स y होगा यहाँ पर क्योंकि y है। ये साइन इनवर्स y भी लिख सकते हो, ये इसको माइनस कॉस इनवर्स y भी लिख सकते हो, ठीक है। साइन का प्लस में आता है ये फॉर्मूला और कॉस का माइनस में आता है, इसको ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसी तरह यहां पे करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस, साइन बाहर है और इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x, ये प्लस में नहीं है माइनस में है, ये माइनस है, तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसको यहां लेके आओ, ये प्लस c, इसको यहां लेके आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर c। देखो कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, है ना। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिखाई दे रहा है, यही क्या है इस प्रश्न का बच्चों, सही उत्तर। क्लैरिटी है पक्का। तो यार ये रहा बच्चों हमारे पास 10 क्वेश्चन, 10 बेमिसाल क्वेश्चन। आप लोगों का स्कोर क्या हुआ जरा फटाफट से लिखो, ठीक है। सबका स्कोर देखना चाहता हूं मैं यहाँ पर, और जो जितने बच्चे भी ऑफलाइन में देख रहे हैं वो भी अपना स्कोर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप अगले टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगेन बच्चों यहाँ पर मैं वरदान बैच के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा समय है इसको परचेज करने का। करना कुछ नहीं बच्चों, आपको ADDA247 की वेबसाइट पे चले जाना है या फिर उसकी ऐप डाउनलोड कर लेनी है आपको। ADDA247 की हम वेबसाइट पे चले जाते हैं फिलहाल। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो, उसके अंदर अपना नाम, ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर कर लेते हो, ठीक है, फ़ोन नंबर डाल के। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑल कोर्सेज दिखाई देंगे, जिसके अंदर गवर्नमेंट जॉब, स्टेट, जेई, है ना, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, ये दिखाई देगा आपको। नीचे से तीसरे नंबर पे दिखाई देगा ऐप के अंदर, इसको दबाना है। इसको दबाने से फिर से कुछ खुल जाएगा, CUET दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको उसके बाद CUET हिंदी मीडियम दिखाई देगा। अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, और हिंदी मीडियम के हैं तो इसको क्लिक करने के बाद स्टोर में आपको दिखाई देगा बच्चों ये सारे के सारे कोर्सेस, स्टोर दिखाई देगा चौथे नंबर पे, लास्ट में होगा स्टोर। साइंस में जाएंगे बच्चों तो आपको दिखाई देगा ये साइंस का कोर्स, जिसे हम वरदान बैच बोल रहे हैं बच्चों। ये वरदान बैच जो है 3999 का आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नॉर्मली ये डिस्काउंट के बाद 3399 का होता है, लेकिन अभी दिवाली का स्पेशल डिस्काउंट बच्चों आप लोगों को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक कोड लगाना है जिसका नाम है Y767 और अप्लाई कर देना है। तो आप देख रहे हैं 2999 के अंदर आपको ये कोर्स मिल रहा है ना। करना क्या है बच्चों, आपको Y767 कोड अप्लाई करना है। आई होप आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा यार। सभी दोस्तों के साथ इसको जरूर से जरूर शेयर कर देना, ताकि यार उन लोगों को भी पता चल सके कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगाते हैं, और 12th और CUET में आखिर अंतर क्या होने वाला है ना। चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।